हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, फिर भी हमें खूब सारे प्रॉफिट हो जाते हैं। इसलिए उन बहुत सारे प्रॉफिट्स जिन्हें हम सरप्लस कहते हैं, उसका हिसाब किताब लगाने के लिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, खाते बनाने पड़ेंगे। जैसा आप 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया, बिल्कुल सेम काम, उसी सेम लाइंस पे हमें सारे के सारे अकाउंट्स बनाने हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको 11th क्लास का यदि आता है तो आपको ये बड़े आराम से समझ आ जाएगा, और नहीं भी आता तो भी बड़े आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा? ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? सर क्या करना होता है मैं इसके अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, इसमें हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमको बनाना होगा, और हमें साथ में दो चीजें और बनानी होंगी बैलेंस शीट। सर दो एक पिछले साल की बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, और एक इस साल की बैलेंस शीट। ठीक है जी, शुरू करें? हाँ सर शुरू करो, समझाओ। ये कौन सा अकाउंट है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मेरी बात ध्यान से सुनना और साथ साथ नोट करते रहना। मेरी बात ध्यान से सुनना और पॉइंट्स नोट करते रहना। लिखो पहला पॉइंट बेटा, लिखो रिसिप्ट। इसको बनाना बाद में, पहले इसके बारे में लिख लो। लिखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट is a personal account in nature, but its behavior is just like a real account. Debit what comes in, credit what goes out. क्या ये रियल अकाउंट की तरह होता है भैया? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट रिसिप्ट्स, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट ऑल रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। डेबिट में हो गई सारी रिसिप्ट्स और क्रेडिट में हो गई सारी की सारी पेमेंट। सर कौन सी रिसिप्ट्स बेटे? अच्छा, सबसे पहले तो कैश अकाउंट की तरह ये रहा टू बैलेंस बीडी, जो हमारे पास पिछले साल से कैश आ रहा होगा। जो हमारे पास बेटे कहां से कैश आ रहा होगा? पिछले साल से कैश आ रहा होगा। जो कैश हमारे पास पिछले साल से आ रहा होगा वो ये रहा बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जनरली बुक के अंदर ना, बुक ने ओवरड्राफ्ट भी दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? ओवरड्राफ्ट। यदि किसी एनपीओ के पास नेगेटिव कैश पड़ा है, उसका बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। पर मेरे को अच्छा नहीं लगता और मेरे को लॉजिकल भी नहीं लगता। किसी एक एनपीओ के पास नेगेटिव कैश होने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं कि उसके पास नेगेटिव कैश हो, नहीं तो दे हैविंग ह्यूज कैश सरप्लस। देखो बेटा, आपके और हमारे बिजनेस में ना पैसों की जरूरत होती है, इसलिए हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट करवा लेते हैं। हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा होता है। लोग भगवान के साथ उधार नहीं करते, भगवान के साथ लोगों का सिस्टम कैश में चल रहा होता है। आपके साथ, आपके पापा के बिजनेस में खूब लोग उधार कर जाते हैं, भैया बाद में दे देंगे, तो इसलिए उनको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट करवा लेते हैं। परंतु मंदिर में ऐसा होता है, भगवान जी को लोग कह गए कि भगवान जी इनकम कंसीडर कर लेना, अभी है नहीं, बाद में दे दूंगा, लिख लेना। ऐसे तो भगवान लिखने लगे तो फिर भगवान के तो बैलेंस शीट में डेटर ही डेटर खड़े हो जाएंगे। भगवान जी जो है ना, वो अक्रूवल बेस पे अकाउंटिंग नहीं बनाते, कैश बेस बनाते हैं। दे जाएगा तो इनकम मान लेंगे, नहीं दे के जाएगा तो इनकम नहीं मानेंगे। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है जी, आओ चलो। इसका मतलब
जो पैसा हमारे पास साल के शुरू में पड़ा ये रहा टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, और जो पैसा साल के आखिरी में पड़ा है कैश इन हैंड कैश एट बैंक ये रहा BDCD। यहां पे क्या आएगा बेटा टू ऑल रिसिप्ट्स, जो जो पैसा हमारे पास आता चला गया, चाहे वो क्या पैसा कौन सा था, चाहे वो पैसा रिवेन्यू नेचर था चाहे वो कैपिटल नेचर था। क्या था बेटा वो, चाहे पैसा रिवेन्यू नेचर था चाहे वो कैपिटल नेचर था, चाहे वो लास्ट ईयर का पैसा था चाहे वो करंट ईयर का पैसा है चाहे वो नेक्स्ट ईयर का पैसा, कोई भी पैसा है, कोई भी पैसा है, चाहे वो लास्ट ईयर का पैसा है। देखो आपने मुझे फॉर एग्जांपल मैं एक एनपीओ हूं, आपने मुझे फीस दी 11th क्लास की, तो मुझे इस साल कौन से पैसे मिले, पिछले साल के। आपने मुझे फीस दी 12th क्लास की, किस साल के पैसे हैं, इस साल के। आपने मुझे फीस दी बीकॉम फर्स्ट ईयर की या सीए फाउंडेशन की, आप फॉर एग्जांपल आप सीए कर रहे हो और आपने सीए फाउंडेशन की मुझे फीस दी, तो वो कौन सा पैसा आया मेरे पास, नेक्स्ट ईयर का। कुछ पैसा मतलब बच्चों ने मुझे 3 फीस दी, कुछ बच्चों ने मुझे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग क्लियर करके दिए। मैंने कहा बेटा 12th नहीं पढ़ाऊंगा जब तक 11th की फीस नहीं दोगे, पहले 11th का बैलेंस क्लियर करा, उसने करा दिया। तो इस साल मुझे कौन सा पैसा मिला, पिछले साल का। कुछ बच्चों ने मुझे इस साल की फीस दे दी 12th क्लास की, कौन सी फीस मिली, करंट ईयर की। कुछ बच्चों ने मुझे पैसा दे दिया, कुछ बच्चों ने मुझे पैसा दे दिया नेक्स्ट ईयर का। बच्चे कहते सर आपने बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, हमें ग्रेजुएशन में या सीए में भी आपसे ये अकाउंट्स पढ़ना है। मैं कहा बेटा मैं कैसे मान लूं, क्या है? मैं कहा काम कर, वहां की फीस 15,000 रुपए है, तो एक काम कर 10,000 एडवांस दे जा, तो मैं मान लूंगा तुम उससे पड़ेगा। वो गया अगली क्लास में 10,000 ला के दे दिए, मैंने भी चुपचाप जेब में डाल लिए। कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा है, टेल मी, बताओ कौन सा पैसा आया? सर नेक्स्ट ईयर का पैसा आया। तो जो नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे इसी साल मिल गया, नेक्स्ट ईयर का पैसा जो मुझे इसी साल मिल गया, ये बात समझ रहे हो? तो ये मुझे 3 पैसे मिले, कौन से, लास्ट ईयर के, करंट ईयर के, नेक्स्ट ईयर के। कौन से बेटा, लास्ट ईयर के, करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट मुझे और कौन से पैसे मिले, रिवेन्यू रिसिप्ट्स मिली और कैपिटल रिसिप्ट्स मिली। क्या मिली बेटा, रिवेन्यू सॉरी रिवेन्यू रिसिप्ट्स मिली और कौन सी मिली, कैपिटल रिसिप्ट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिवेन्यू एंड कैपिटल? मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं पूरे का पूरा, मैं आपको वैसे एक बड़ी देसी टर्म्स में समझाता हूं रिवेन्यू और कैपिटल का क्या मतलब है। कार खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर उसमें बार बार पेट्रोल डलवाना, रिपेयर करवाना, पंचर लगवाना, ट्यूब चेंज करवाना, ये क्या है, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस। कार खरीदना कैपिटल नेचर एक्सपेंस, पर उसमें रेकरिंग नेचर खर्चे करते रहना, उसके स्मूथ चलते रहने के लिए आर कॉल्ड एज रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस। जो आप डे टू डे खर्चा कर रहे हो किसी भी एसेट को मेंटेन करने में, चलाने में, उसके ऑपरेशंस के लिए, वो सब क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंस। और जो खर्चा आप कर रहे हो खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्कूटी के अंदर नाइट्रो बूस्ट इंजन लगवा लिया, जिससे मेरी स्कूटी अब कभी कभी 250 और 300 की स्पीड पे भी चली जाती है। कैसा खर्चा है, रिवेन्यू, कैपिटल, कैपिटल, शाबाश। क्या हो गया, असेट इंप्रूव हो गई, असेट क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। वो कह रहा है सर पेट्रोल डलवाने से, अब नलायक पेट्रोल डलवाने से थोड़ी ना इंप्रूव हो जाएगी, पेट्रोल डलवाने से तो सिर्फ वो चलेगी, उसके अंदर बेटर क्या हुआ, समझ रहे हो, हवा डलवाने से, टायर ट्यूब चेंज करवाने से, दीज आर कॉल्ड एज रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस। मेरे को मेरे सर ने बहुत अच्छा समझाया था, मेरे सर ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी, कह रहे बेटे घोड़ा इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, घोड़ा खरीदना क्या है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, और घास, घास इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, जो डे टू डे चाहिए ही चाहिए। जो खर्चा एक बार कर रहे हो, जिस खर्चे की वजह से एसेट क्रिएट हो रही है, जिस खर्चे की वजह से आपकी एसेट इंप्रूव हो रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो सब कहलाएंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स। ऑन द अदर हैंड जो डे टू डे खर्चे हैं, जो डे टू डे खर्चे हैं, जो उससे रिलेटेड खर्चे हैं, उसके ऑपरेशंस के लिए, उसके चलते रहने के लिए, वो सभी क्या है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। आओ जी एक बार ध्यान से इस पे गौर फरमाएं, क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। आओ जी,
रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपेंस। कौन सा खर्चा होता है बेटा? ये रोजमर्रा का खर्चा होता है। रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर मतलब बार बार होता रहता है। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन एक्टिविटी, की बिजनेस स्मूथली चलता रहे उसके लिए पे करते हैं। देयर बेनिफिट इज कंज्यूम विद इन अ ईयर, जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर जाओगे एक साल के अंदर अंदर, जिसका बेनिफिट आप खा जाओगे एक साल के अंदर अंदर, जिसको आप यूज करके फेंक दोगे एक साल के अंदर अंदर। आगे चलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड इनटू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये लिखा ना मैंने, बाय ऑल पेमेंट्स, रिवेन्यू पेमेंट्स भी आ गई सारी की सारी। तो रिवेन्यू नेचर खर्चा कौन सा खर्चा है? रिवेन्यू नेचर खर्चा वो खर्चा है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। दूसरा खर्चा है ना खर्चा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? जाके डेबिट हो जाएगा। तो वो यही बात कह रहा है रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस आर क्रेडिटेड इनटू, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटेड इनटू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड डेबिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर यहां क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पेमेंट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट होगा। अभी बताऊंगा कैसे। आगे चलते हैं। इसके उदाहरण है किराया देना, सैलरी देना, बिल देना, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करना, एक्सेट्रा, ये सब इसके उदाहरण है। समझ गए बेटा? रिवेन्यू नेचर खर्चे कौन से होते हैं? जो डे टू डे होते हैं, जो रेकरिंग इन नेचर होते हैं, जिनका बेनिफिट हम एक साल के अंदर कंज्यूम कर जाते हैं। ये खर्चे इसलिए करे जाते हैं कि हमारा काम, हमारा बिजनेस सही से स्मूथली चलता रहे। यदि मैं बिजली का बिल ना दूं तो भाई एसी कैसे चलेंगे? यदि मैं स्टाफ को सैलरी ना दूं तो लोग मेरे लिए काम कैसे करेंगे? यदि मैं लैंडलॉर्ड को रेंट ना दूं तो भाई साहब वो मुझे यहाँ पे काम कैसे करने देगा? इट मींस ये वो सब खर्चे हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, जो हर महीने करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से जो हमें बेनिफिट मिलता है, जिससे मेरा बिजनेस काफी स्मूथ चलता रहता है। आए दिन आप कोचिंग आते हो, लाइट ही नहीं होती, आप पूछते हो क्या हो गया? मैं कहा बेटा एनडीपीएल का बिल ही नहीं दिया, एनडीपीएल का बिल ही नहीं दिया। तो बच्चे बोलने लगे सर देते क्यों नहीं? मैं कहा बेटा बस मन नहीं करता देने का। तो क्या आप पढ़ने आओगे जब रोज ही लाइट नहीं होगी? तो इसका मतलब मेरा बिजनेस स्मूथ नहीं चलेगा। तो मुझे ये वो खर्चे हैं जो करने पड़ रहे हैं जिससे मेरा बिजनेस क्या चले बेटा, काफी स्मूथ चलता चला जाए। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर समझ आती है। नेक्स्ट, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंस क्या होते हैं? सर घोड़ा खरीदना, कार खरीदना, ठीक है जी। आओ, नॉट डे टू डे एक्सपेंस, ये रोजमर्रा के खर्चे नहीं होते। नॉन रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर नहीं है, बार बार नहीं हो रहा ऐसा खर्चा हमारा। दीज देयर बेनिफिट आर कंज्यूम ईयर आफ्टर ईयर, एक बार खर्चा कर लिया और इसका बेनिफिट आप कंज्यूम करोगे सालों साल, साल दर साल इसका बेनिफिट कंज्यूम करते चले जाओगे। आगे, दीज एक्सपेंडिचर्स आर जनरली क्रिएट सम एसेट्स फॉर एनपीओ। कह रहा है ये सारी चीजें बिजनेस में, एसेट्स में, एनपीओ में एसेट क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करते हैं मेरे बेटा? एसेट्स क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती है मेरे बेटा? एसेट्स क्रिएट करती है। दीज एक्सपेंसेस आर जनरली क्रिएटेड सम एसेट्स फॉर एनपीओ। ये हमारे बिजनेस में, हमारे एनपीओ में हमें एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। क्या क्रिएट करने में हेल्प करती है मेरे बेटा? एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। आगे, दीज एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड इनटू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ सर, ये भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा क्योंकि खर्चा है ना, ठीक है जी। बट आगे, बट डज नॉट डेबिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां तो चला गया पर यहां नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। बट शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, भाई इससे असेट क्रिएट होगी तो बैलेंस शीट में जाके असेट क्रिएट करेगा। Got it? एग्जाम्पल, परचेज ऑफ बिल्डिंग मशीनरी और एनी अदर एसेट। क्या खरीदते हो आप? बिल्डिंग खरीदते हो, मशीन खरीदते हो या कोई एसेट खरीदते हो, तो ये सब किसके उदाहरण है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के। किसके उदाहरण है बेटा? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको बताया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है ये सर? कुछ नहीं है, कैश बुक है। क्या है ये? कैश बुक। डेबिट में जो पैसा आता चला गया, क्रेडिट में जो पैसा जाता चला गया। कौन कौन सा पैसा आ रहा है? चाहे वो पैसा रिवेन्यू नेचर हो, चाहे वो पैसा कैपिटल नेचर हो, चाहे वो पैसा पिछले साल का हो, चाहे वो पैसा इस साल का हो, चाहे वो पैसा अगले साल का हो। ये हो गई रिसिप्ट्स। और पेमेंट में क्या है बेटा? पेमेंट में क्या है? पेमेंट में कोई भी पेमेंट हो, कोई भी खर्चा किया हो, चाहे रिवेन्यू एक्सपेंस हो, डे टू डे एक्सपेंस हो, या कैपिटल एक्सपेंस हो, चाहे मशीन खरीदी हो,
पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, चाहे वो पैसा पिछले साल का दे रहे हो। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को पिछले साल का रेंट नहीं दिया, इस साल दे दूंगा पिछले साल का, तो कौन से साल की पेमेंट करी? लास्ट ईयर की। मैंने कहा इस साल का भी रेंट ले ले, इस साल का भी रेंट ले ले, तो करंट ईयर की पेमेंट करी। कौन सी पेमेंट करी मेरे बेटा? करंट ईयर की पेमेंट करी। फिर मैंने उसको कहा कि भाई तू मेरे से नेक्स्ट ईयर का रेंट भी ले ले, तो कौन सी पेमेंट करी? नेक्स्ट ईयर की। पैसा जा रहा है तो क्या कर दो? क्रेडिट। मेरी कंसर्न नहीं है चाहे वो पैसे रेवेन्यू के हो या कैपिटल खर्चे के हो, चाहे वो पैसे लास्ट ईयर के हो, करंट ईयर के हो या नेक्स्ट ईयर के हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे एक बात का ध्यान रखना है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। साल के शुरू में ओपनिंग इतना आया, इतना चला गया, और साल के आखिरी में इतना बच गया। कहां बच गया? हाथ में बच गया तो कैश इन हैंड, और बैंक में बच गया तो बैंक बैलेंस। नथिंग, बस बहुत आसान है। इतना आसान है कि किसी 8th पास बच्चे को भी आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को दे सकते हो। इतना आसान है, कुछ नहीं करना, उसे एक ही बात बोलनी है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। देखो बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैशियर एंड अकाउंटेंट। कैशियर का काम क्या है? कैशियर नलायक आदमी है, बिल्कुल नलायक आदमी है, फिर भी काम कर लेगा। क्या कहना है उसको कि भैया जब जब पैसे आते रहे तो पर्ची काट के दे दियो और यहां डेबिट कर लियो, और जब जब पैसे जाते रहे तो उस खर्चे का रिकॉर्ड कर लियो और पेमेंट साइड में क्रेडिट कर दियो। कुछ भी हो, चाहे बिल्डिंग खरीदी हो चाहे रेंट दिया हो, बिल्डिंग खरीदना कैपिटल खर्चा और रेंट देना रेवेन्यू खर्चा। बिल्डिंग एक बार खरीदनी है और सालों साल इस्तेमाल करनी है, पर किराया हर महीने देना है। बिजनेस में बने रहने के लिए, काम में बने रहने के लिए। समझ रहे हो बेटा इतनी बात? पक्का? चलूं आगे, नेक्स्ट आगे आ जाओ जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है सर? ये सर ये एक नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। कैसा अकाउंट है बेटा ये? सर कैसा अकाउंट है ये? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। देयर ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट दी, अच्छा लिख लो बेटा, मेरे साथ साथ लिख लो एक बार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। Its objective to calculate the current year surplus or deficit earned by a NPO during its financial year कि उसने अपने एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, उसने अपने एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना सरप्लस या कितना डेफिसिट अर्न किया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट considered only current year revenue nature items। यह सिर्फ इस ही वित्तीय वर्ष की इसी साल के इनकम और एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है, वो भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर। मैं आपको समझा देता हूं, आप लास्ट ईयर P&L अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही बनाते थे। याद करो, मशीनरी खरीदना क्या है? कैपिटल नेचर खर्चा। और वो मशीनरी कहां आती है? P&L में आती थी या बैलेंस शीट में आती थी? बच्चे कह रहे हैं बैलेंस शीट में आती थी। और यदि उसी मशीनरी का डेप्रिसिएशन होता था तो वो कहां आता था? सर डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था। तो वही बात मैं भी कह रहा हूं, यदि मशीन खरीदोगे तो बैलेंस शीट में जाएगी,
मशीन खरीदोगे तो बैलेंस शीट में जाएगी और उसका डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। बात समझ रहे हो? पर रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, तो वो रेवेन्यू नेचर खर्चा है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। वो भी सिर्फ एक कंडीशन पे आएगा, सिर्फ इसी साल का होना चाहिए, करंट ईयर का। यदि पिछले साल का रेंट दिया या अगले साल का रेंट दिया तो वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हम इस साल के सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिर्फ इसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंसीडर किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा पिछले साल के और अगले साल की चीजों को। मेरी बात को समझ रहे हो? हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये किस पे बनता है? कैश बेसिस पे। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, दैट्स इट। समझ रहे हो? पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूवल बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूवल बेसिस। इट कंसीडर ओनली, यहां सारी पेमेंट करी है, खर्चे हुए हैं, तो यहां पे ये सारे खर्चे आ जाएंगे, ये सारे खर्चे यहां आ जाएंगे और ये सारी रिसिप्ट्स जो इनकम है वो यहां चली जाएंगी। बट एक कंडीशन के साथ, यहां से यहां आएंगे सिर्फ कौन से? रिवेन्यू नेचर वाले। कौन से बेटा? रिवेन्यू नेचर वाले। कौन से वाले मेरे बेटा? रिवेन्यू नेचर वाले। और सिर्फ इस करंट ईयर के, और सिर्फ इस करंट ईयर के। उसी प्रकार से डेबिट साइड से सारी रिसिप्ट्स, सारी इनकम यहां जाके क्रेडिट हो जाएगी। सिर्फ कौन सी वाली? रिवेन्यू नेचर वाली और करंट ईयर वाली। कौन सी बेटा? इसमें से कैपिटल नहीं आएगी और ना लास्ट ईयर की आएगी ना नेक्स्ट ईयर की आएगी, सिर्फ कौन सी आएगी? करंट ईयर की। तो मैं समझ गया सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। Income and expenditure account is a nominal account in nature. It is prepared just to calculate the surplus or deficit for the current year. कि इस साल में किसी एनपीओ ने कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट कमाया। But it considered only रेवेन्यू नेचर एंड करंट ईयर ओनली आइटम्स। ये सिर्फ कंसीडर करेगा सिर्फ इस साल की चीजों को और रेवेन्यू नेचर चीजों को। इट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वक्त एक बात का, दो बातों का खास ध्यान रखोगे कि सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम ही कंसीडर होगी, रिवेन्यू नेचर आइटम ही कंसीडर होगी, और वो भी सिर्फ इसी साल की कंसीडर होगी, वो भी सिर्फ इसी साल की कंसीडर होगी, वो पिछले और अगले साल की कंसीडर नहीं होगी। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में क्या आएंगे? सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में सारी क्या आएंगी? इनकम्स एंड गेन्स। कौन से साल की? इस साल की। कौन सी? रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर कंसीडर नहीं होगी। लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की कंसीडर नहीं होगी। यदि इनकम ज्यादा हुई खर्चों से तो सरप्लस आ जाएगा, और खर्चे ज्यादा हुए इनकम से तो क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। क्या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ आया? क्या आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समझ आया? मैंने बेटा इस अकाउंट को बनाने टाइम एक छोटी सी गलती कर दी। आपको मम्मी कसम हो गया, आप इसके नीचे लिखोगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड मतलब होता है इस साल के लिए, इस साल की चीजें कंसीडर आएंगी। फॉर द ईयर एंडेड, इस साल के लिए बना रहे हो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, और इस साल के लिए क्या बना रहे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है? सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताता है। यदि कोई फाइंड कभी करना पड़ जाए तो एक क्लोजिंग कैश बता देगा।
सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना सारा अच्छे से समझ आया होगा, आपको दोनों अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पक्का? ठीक है सर, बुक के अंदर इसके काफी बड़े बड़े फॉर्मेट दे रखे हैं, बुक के अंदर इसके काफी बड़े बड़े फॉर्मेट दे रखे हैं, आप प्लीज उन सब फॉर्मेट्स को पढ़ लीजिए, और यदि किसी वर्ड में किसी चीज में कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि जो चीजें अभी समझ नहीं आएंगी वो चीजें समय आने पे ऑटोमेटिकली जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो सब चीजें समझ आ जाएंगी। वो बच्चा कह रहा है नहीं सर फिर भी आप एक बार हमें समझा दो। मैंने कहा लो बेटा, ये रहा आपके सामने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बेटा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। आओ जी पढ़ना शुरू करें। क्या कहता है? वही लिखा हुआ है इसके अंदर, टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टू सब्सक्रिप्शन। क्या मिला है हमें? सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? आगे चल के पढ़ेंगे, अभी बस मान लो कि ये एक फीस होती है। आप ऐसे समझ लो, ये एक रजिस्टर्ड मेंबर फीस पे करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। आगे चल के पूरी 2 क्लास लगाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, लगभग 2 से 2.5 घंटे डिवोट करेंगे इस सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक पे, क्योंकि यदि सब्सक्रिप्शन ना आया ना तो कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर आपको। ठीक है, आओ जी चलते हैं। फिर कौन सा सब्सक्रिप्शन मिला? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। फिर मिली जनरल डोनेशन, फिर मिली ग्रांट, फिर मिली एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, पुरानी अखबार बेच दी, घास बेच दी, सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसके पास पुराने बैट, बॉल, स्केटिंग शूज, और क्या हो सकता है, नेट, विकेट्स, वॉलीबॉल और जितने भी। नेक्स्ट आगे, सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट, कोई कॉन्सर्ट करवाया था उससे इनकम हो गई, कोई लेक्चर करवाया था उससे हो गई। नेक्स्ट आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई ब्याज आ गया, डिविडेंड आ गया, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, डोनेशंस मिलती हैं, लेगेसीज, लेगेसीज होती है कोई वसीयत हमारे नाम कर गया, एंडोमेंट फंड, आगे बढ़ेंगे, सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, ये सारी चीजें। रिसीव फ्रॉम मैच फंड, मैच, कोई मैच करवाया, टूर्नामेंट करवाया, वहां से पैसा आ गया। उसी प्रकार से पेमेंट्स, क्या क्या खर्चा कर सकता है एक एनपीओ, क्रेडिट साइड में क्या आ जाएंगी? सारी की सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। क्या आ गया भैया? सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम्स। क्या होते हैं ऑनरेरियम्स? ऑनरेरियम्स होता है जब हमारे यहाँ पे आके बेटा कोई लेक्चर देके जाता है या कोई हमारा काम करके जाता है, वो हमारी फैकल्टी नहीं होती। चलो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते, बस एक वर्ड है ऑनरेरियम्स। म्युनिसिपल टैक्सेस, प्राइजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, शो एक्सपेंसेस, मिसलेनियस पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, बुक, लोन की रीपेमेंट कर दी, बिल्डिंग खरीद ली, या फिर आखिरी में क्या बच जाएगा आपके पास? क्लोजिंग बैलेंस। गॉट इट? इतनी बार इतना सबको समझ में आता है बेटा? मैंने आपके लिए पूरे का पूरा रीड कर दिया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या एक बार फटाफट दोबारा से रीड कर लेते हैं? क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? जस्ट लाइक अ रियल अकाउंट इन नेचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। कौन कौन सा पैसा होगा? सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, पैसा बस आना चाहिए मैं डेबिट कर लूंगा, पैसा सिर्फ जाना चाहिए मैं क्रेडिट कर दूंगा। सर कौन सा? सर कोई भी। रेवेन्यू नेचर भी चलेगा, कैपिटल नेचर भी चलेगा, पिछले साल का भी चलेगा, इस साल का भी चलेगा और अगले साल का भी चलेगा। इसकी हेल्प से अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आओ जी एक बार ध्यान से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझें। कैसा अकाउंट है ये? फिर से नॉमिनल अकाउंट नेचर है, सिर्फ कौन से खर्चे कंसीडर करेंगे? इस साल के और रेवेन्यू नेचर, इस साल के और रेवेन्यू नेचर।
डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करना। आओ जी रीड करते हैं कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा आपके सामने। डेबिट में सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सारी इनकम आ जाएंगी इस साल की। कौन कौन सी? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेंट ऑफ हॉल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर मिसलेनियस रिसिप्ट्स। और जो पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड बढ़ी हुई, एक्सपेंडिचर साइड सॉरी इनकम साइड बढ़ी हुई एक्सपेंडिचर साइड से तो क्या कहलाएगा? सरप्लस। और एक्सपेंडिचर साइड बढ़ी हुई इनकम साइड से तो क्या कहलाएगा? डेफिसिट। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक हमें समझ आ गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। इसमें ना हमें पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पिछले साल की हमारे को एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दी होंगी। एसेट में एसेट डाल लेंगे, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज डाल देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल आएगा बेटा? कैपिटल फंड। क्या निकल आएगा मेरे बेटा? क्या निकल आएगा मेरे बेटा? कैपिटल फंड निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा? कैपिटल फंड निकल आएगा। इतनी बात समझ रहे हो? फिर हम क्या बना लेंगे? इस साल की करंट ईयर की बैलेंस शीट। क्या बना लेंगे बेटा? करंट ईयर की बैलेंस शीट। मैं लिख दूं, इसके नीचे लिखते हैं एज एट। क्या लिखते हैं बेटा? एज एट। और इसके नीचे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। इसके साथ आता है एज एट। ठीक है जी, इस साल की बैलेंस शीट बनाएंगे। इस साल की बैलेंस शीट में इस साल की नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, इस साल की नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। ठीक है, फिर जो हमने कैपिटल ऊपर से निकाला था, जो पिछले साल का कैपिटल निकाला था, तो पिछले साल का जो कैपिटल होगा वो इस साल का ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कैपिटल यहां पे आ जाएगा ट्रांसफर होके। फिर यदि हमें इस साल एनपीओ रन करके सरप्लस हुआ तो ऐड कर देंगे और डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे। फिर हम इसको टोटल करके यहां लिख लेंगे और हम भगवान से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भगवान हमारी बैलेंस शीट मैच करा दो। हमने बहुत मेहनत लगाई और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। प्लीज हमारी सुन लो और हमें बोर्ड में 100 नंबर प्लीज 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 भगवान जी दिलवा दो। ठीक है, फिर क्या बन जाएगी हमारी बैलेंस शीट? क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। जब आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लोगे उसके बाद आप बैलेंस शीट का टोटल करना और बैलेंस शीट देखना मैच कर गई होगी। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है आप सब लोगों को? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक टॉपिक शुरू करेंगे, कंज्यूमेबल आइटम। क्या शुरू करेंगे बेटा? कंज्यूमेबल आइटम। बच्चे पूछ रहे हैं सर आप रिसेप्शन पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन नहीं कराओगे? तो मेरा जवाब है कि नहीं बेटा, वो क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत इजी है। डाटा गिवन होगा, पैसा आ रहा होगा तो डेबिट कर देना, जा रहा होगा तो क्रेडिट कर देना, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। उसी प्रकार से खर्चे होंगे तो डेबिट कर देना, इनकम होगी तो क्रेडिट कर देना। बस 2 बातों को ध्यान रखना, सिर्फ इस साल का लोगे और रेवेन्यू नेचर लोगे, फिर आपका यहां से क्या निकल जाएगा? या सरप्लस निकल जाएगा या डेफिसिट निकल जाएगा। बुक के अंदर 4 इलिस्ट्रेशन है, इसकी और 4 इसकी। प्लीज ये 7-8 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा और फिर आप इतना करके रखना। नेक्स्ट क्लास से पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके रखना, वो 4 क्वेश्चन करके रखना। हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे कंज्यूमेबल आइटम्स। बहुत अच्छा टॉपिक है और 3 नंबर का बोर्ड में पक्का आने के चांसेस इसके होते हैं। ठीक है जी, फाइनली टाटा बाय बाय, सी यू।